हेलो, नमस्ते गाइज। आज अपन बात करेंगे फीवर के बारे में। पिछले वाले लेक्चर्स में अपने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया था और टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। थर्मामीटर के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और थर्मामीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बल्ब के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने। और आज अपन डिस्कस करेंगे फीवर के बारे में। फीवर फीवर यानी कि फीवर को अपन दूसरे वर्ड से अगर बोलें तो हम पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि फीवर किस कंडीशन को फीवर बोलते हैं। जब अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, किसी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, फीवर की कंडीशन बोलते हैं। नहीं, और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर अपने रेंज की बात करें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये रेंज के अंदर होता है अपना। लेकिन अपन एक फिक्स रेट के अंदर बताए तो अपना कितना होता है, नॉर्मल कितना रहता है बॉडी का टेम्परेचर, वो रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर अपन कह सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर हो तो उससे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं फीवर, या फिर फीवर का दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं आगे। देखो फीवर ये क्या है ना, तो ज़्यादातर कोई भी किससे भी आप मिलोगे तो वो कहेंगे कि फीवर डिजीज होता है, फीवर वो होता है, फीवर वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फीवर डिजीज क्या है, साइन है। जो भी साइन होता है, साइन को ऊपर किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर, और सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर किसके अंदर, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। लेकिन फीवर अपना क्या है, साइन है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब फीवर के अंदर सबसे पहले आप जाओगे, फीवर के अंदर मेन दो वर्ड आएंगे उसको आप पढ़े हुए। सबसे पहले एक तो फिब्राइल आएगा और एक आएगा फिब्राइल। फिब्राइल का मतलब होता है पेशेंट क्या है, फीवर हो रखा है पेशेंट को, पेशेंट विथ फीवर, यानी पेशेंट को फीवर आ रखा है तो उसको आप बोलोगे फेब्राइल पेशेंट। ठीक है, और एक कोई भी पेशेंट विदाउट फीवर पेशेंट है जिसको फीवर नहीं हो रखा है तो आप उसका नॉर्मल टेम्परेचर लोगे तो उसको आप बोलो ए फेब्राइल पेशेंट। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ फीवर, फीवर के क्या क्या टाइप रहते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मेनली फीवर के 4 टाइप रहते हैं। पहला टाइप होता है कंटिन्यूस फीवर, दूसरा फीवर होता है रिमिटेंट फीवर, तीसरा इंटरमिटेंट फीवर और चौथा होता है इन्वर्स फीवर। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा रहता है और मॉर्निंग के अंदर कम रहता है और इवनिंग के अंदर ज़्यादा रहता है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो पीक लेवल होता है वो कितने से कितने रहता है, वो 4 PM से 8 PM के बीच, इन 8 PM के बीच में इस समय बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी पीक लेवल पे होता है। ठीक है, और मॉर्निंग के अंदर कम होता है और इवनिंग के अंदर ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ऐसा ही रहता है। अब अपन बात करते हैं, अब देखो कंटिन्यूस फीवर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फीवर क्या होता है इसके बारे में। अब कंटिन्यूस फीवर को आप दूसरा नाम कांस्टेंट फीवर भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट फीवर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी, जो इस टाइम जो बॉडी में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है ना, जो अपन मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में जो बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो इसमें जो वेरिएशन बहुत सारा कम रहता है, नहीं 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहता है। कितना, 2 डिग्री से कम ही रहता है वेरिएशन। अगर मॉर्निंग के अंदर आपका 97.6 फ़ारेनहाइट आया तो शाम के टाइम 98.8 इतना ही आएगा, मतलब 2 डिग्री से कम ही आएगा वेरिएशन। लेकिन इसमें क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन ये कुछ टाइम के लिए वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, ये बहुत टाइम बाद आएगा वापस, लगभग इसके अंदर 48 घंटे के बाद ही ये वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर गया, पहले ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंटिन्यूस फीवर को कांस्टेंट फीवर भी कहते हैं। इसके वेरिएशन होता है वो कितने का, नॉट मोर देन 2 डिग्री, या फिर आप बोल रहे हो लेस देन 2 डिग्री रहता है। ठीक है, लेस देन 2 डिग्री रहता है और नॉट मोर देन 2 डिग्री वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अपन रिमिटेंट फीवर के बारे में। ठीक है, रिमिटेंट फीवर क्या होता है। देखो रिमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है, इसमें भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है लेकिन वो कितना आता है, मोर देन 2 डिग्री होता है। ठीक है, अब मॉर्निंग के अंदर आपने टेम्परेचर लिया 97 डिग्री 0.5 फ़ारेनहाइट लिया आपने। ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री के अंदर लिया तो शाम के टाइम आपको लगभग 100 डिग्री से ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो मतलब वेरिएशन रहेगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा करेगा, समझ में आएगा।
तो इसको बोलते हैं रिमिटेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर के अंदर तो क्या होता था कि उसके अंदर जो वेरिएशन रहता था वो 2 डिग्री से कम था, लेकिन रिमिटेंट फीवर के अंदर जो वेरिएशन रहेगा मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन रहेगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा कराएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंटरमिटेंट फीवर। देखो इंटरमिटेंट फीवर को अपन क्वाड्रेटियन फीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस फीवर के अंदर क्या होता है, मेनली जो ये फीवर कब आता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो रखी हो पेशेंट को, जैसे कोई भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज का है या फिर किसी भी डिजीज का है जिसके अंदर क्या है टिश्यू इंजरी हो रही हो, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो सकता है पेशेंट, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी ट्रॉमा हो गया हो, कैंसर हो गया हो, सर्जरी हो गई। इस टाइम क्या होता है कुछ केमिकल मीडिएटर जो होता है वो क्या रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं फीवर को कॉज करते हैं। तो उस टाइम जो फीवर होता है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो बॉडी का नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो एक बार तो हाई जाता है, हाई फीवर, एंड बैक टू नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल्स। ये कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद ही वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे जो अपना जो इंटरवल्स है वो कितना कुछ टाइम का भी रहता है, लाइक कुछ 2-3 घंटे का भी रह सकता है या फिर 3-4 दिन का भी रह सकता है। समझ में आ गया? ये मेनली कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण होता है फीवर, और इसमें जो वापस नॉर्मल कंडीशन में आने का टेम्परेचर क्या रहता है उस एक फिक्स इंटरवल के बाद ही वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। अब अपन देखते हैं इनवर्स फीवर। मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया कि जो फीवर की कंडीशन के अंदर मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और इवनिंग के अंदर क्या रहता है, इवनिंग के अंदर सॉरी देखो नॉर्मल कंडीशन के नॉर्मल फीवर के अंदर बात करें तो अपन मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर रहता है कम रहता है और इवनिंग के अंदर क्या रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीक लेवल पर चला जाता है। लेकिन यहाँ इन्वर्स फीवर के अंदर क्या होता है कि इन्वर्स फीवर के अंदर मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होता होता इवनिंग के अंदर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इवनिंग के अंदर कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा, यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। टेम्परेचर रिकॉर्ड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग लोएस्ट इन द इवनिंग टाइम। ठीक है, हाई टेम्परेचर मानेंगे वो तो किसने मॉर्निंग टाइम के रहेगा और लोवेस्ट किसके अंदर आएगा इवनिंग टाइम के अंदर। समझ गए, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं आगे डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ फीवर। स्टेजेस के अंदर बात करें तो सबसे पहले अपन स्टेज पढ़ेंगे फास्टिज्म स्टेज। ठीक है, कौन से पढ़ेंगे फास्टिज्म स्टेज, फिर अपन धीरे धीरे अलग आगे वाली स्टेज है वो पढ़ेंगे। तो फास्टिज्म स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर पहले तो एक हाई लेवल के अंदर चला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम के अंदर रीच एट मैक्सिमम, एंड वहाँ पे जाके क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो, फास्टिज्म स्टेजेस के अंदर होता है कोई भी पेशेंट फीवर का आता है उसके अंदर दिन के अंदर बॉडी का टेम्परेचर एक हाई लेवल पे चला जाता है, वहाँ जाके वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस स्टेजेस को हम बोलते हैं फास्टिज्म स्टेज। अब वहाँ पे जाके ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया डे के अंदर। अब अपन बात करेंगे कि वापस वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैसे आता है। तो एक स्टेज होता है डिफर्व स्कैंस या फिर इसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज इसके अंदर क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर वापस हाई लेवल से वापस क्या था नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। द पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल, वो जो अपना एलिवेटेड टेम्परेचर होता है वो अब वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है, तो उससे अपन बोलते हैं डिक्लाइन फेज या फिर डिफर्वेस्केंस। अब अपन डिक्लाइन फेज के अंदर क्या बात करें, दो कंडीशन पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे क्राइसिस, दूसरी पढ़ेंगे लाइसिस। अपन क्राइसिस के अंदर क्या होता है जो बॉडी का टेम्परेचर जो हाई लेवल से वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है, हाई लेवल टू नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, तो उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर सडनली वापस आ जाता है। कितना सडनली, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई लेवल का है वो वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है, वो एकदम सम टाइम्स के अंदर वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है, उसे तो बोलते हैं अपन क्राइसिस। जो टेम्परेचर धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, उसको अपन बोलते हैं जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से वो 98.6 फ़ारेनहाइट तक वो 2 दिन या फिर 24-48 घंटे के अंदर आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं लाइसिस। और एकदम सडनली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या फिर वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस इज ए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर रिटर्निंग वेरी हाई टू नॉर्मल विद इन ए फ्यू आवर्स, बहुत ही कुछ ही घंटों के अंदर ये वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अपन क्राइसिस के अंदर भी दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन होती है ट्रू क्राइसिस, दूसरी फॉल्स क्राइसिस।
ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल का होता है, उसके अंदर वो वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है या फिर नॉर्मल होता है, तो वापस वो अपने जो साइन एंड सिम्टम है उनको इम्प्रूव कर देता है। यानी कि क्लाइंट की कंडीशन होती है, क्लाइंट की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट कर देता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड लेवल से जब वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है सडनली विद इन ए फ्यू आवर्स, तो उसके साथ साथ क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट कंडीशन। लेकिन जब फॉल्स क्राइसिस के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर तो सडनली नॉर्मल हो जाता है, लेकिन क्लाइंट की कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। समझ रहे हो, फॉल्स के अंदर यानी कि विदाउट इम्प्रूवमेंट, और इसके अंदर क्या होता है, ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है, उस क्लाइंट की कंडीशन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है, लाइसिस आपने देख लिया। लाइसिस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर फॉल्स इन जिगजैग मैनर 2 और वीक बिफोर रीचिंग नॉर्मल। इसमें जो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आता है तो उसके अंदर हफ्ता भी लग जाता है, 3-4-5 दिन भी लग जाते हैं। और जिगजैग मैनर के अंदर, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री से ज़्यादा हो रखा है तो पहले तो आएगा 103 पे आएगा, फिर धीरे धीरे किस में आएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 99, फिर 98, ऐसे मतलब जिगजैग मैनर के अंदर आएगा। समझ रहे हो, जिगजैग मैनर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस। अब अपन डिस्कस करते हैं राइगर फीवर के बारे में। राइगर फीवर क्या होता है, नॉर्मल फीवर से बहुत ही अलग होता है। ये मेन राइगर फीवर अपन कब बोलते हैं, जब किसी पेशेंट को सडन सीवियर अटैक ऑफ सीवरिंग इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली। इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और जब हाइपरपारेक्सिया जैसा सीन होता है, मेनली कौन सा डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, मलेरिया पेशेंट के अंदर। हाइपरपारेक्सिया का मतलब है जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरपारेक्सिया। और हाइपरपारेक्सिया जैसा सीन किस में होता है, इस मलेरिया के पेशेंट में। ठीक है, और सडन एंड सीवियर अटैक ऑफ सीवरिंग होने लगते हैं, पेशेंट कम करने लग जाता है। अब अपन डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ राइगर फीवर। राइगर फीवर की मेनली 3 स्टेज होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोल्ड स्टेज, फिर अपन पढ़ेंगे हॉट स्टेज, फिर अपन पढ़ेंगे स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर अनकंट्रोल्ड सिवरिंग होने लग जाती है पेशेंट को, और उसका जो पल्स होते हैं, पल्स को हम फील कर सकते हैं, और पेशेंट का जो टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लग जाता है। कितना बढ़ने लग जाता है, 103 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 103 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो स्किन होती है वो हॉट फील होती है एंड ड्राई लगने लग जाती है, और पेशेंट कैसा फील करता है, वेरी थर्स्टी। पेशेंट को बहुत बार प्यास लगने लग जाती है, पेशेंट ऐसा फील करता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पेशेंट हाथों हाथ पानी पीता है तो भी पानी पीते ही उसको वापस थर्स्टी जैसा महसूस होने लग जाता है। उस स्टेज को अपन बोलते हैं हॉट स्टेज, और इसके अंदर सिवरिंग तो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और क्लाइंट क्या करता है, इसमें उसको रेस्टलेस फील करता है। ठीक है, वो पेशेंट खुद को रेस्ट महसूस ही नहीं करता, पेशेंट को बार थर्स्ट जैसा महसूस हो रहा है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है, साथ में ड्राई भी है, गला सूख रहा है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो कंडीशन है वो वापस नॉर्मल आ जाती है, उसका पल्स इंप्रूव हो जाती है, और उसका टेम्परेचर वो भी फॉल हो जाता है, और पेशेंट को स्वेटिंग होने लग जाती है। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज के अंदर पेशेंट को स्वेटिंग होने लग जाती है। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज के अंदर तो स्वेटिंग होने लग जाती है, कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, सिवरिंग होने लग जाती है। ये हमेशा आप याद रखना। अब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइगर फीवर हो गया सब कुछ। अब अपन बात डिस्कस करेंगे कि कोई पेशेंट फीवर का है तो फीवर के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है, उसे क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर बात करें अपन, ट्रीटमेंट हमेशा फीवर का ट्रीटमेंट हमेशा क्या होता है, उसके क्या क्या कोज रहते हैं, क्या क्या और उसके ऊपर अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, उसके आधार पर इसका मेनली क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट को माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, अब आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो पेशेंट क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स के अंदर बात करें, एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे, जैसे एमोक्सिलिन हो गया, एमोक्सिलिन। ठीक है, एमोक्सिलिन 500 mg हो गया, सॉरी एमोक्सिलिन 600 mg हो गया, एमोक्सिलिन 600 mg हो गया। यहाँ कोई पेशेंट है जिसको पायरोजन का एक्सपोजर हो रखा है
तो हम पायरोजन के लिए क्या देंगे पेशेंट को, अपन को पता है पायरोजन बॉडी में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या फीवर की कंडीशन बन जाती है। तो अपन फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स के अंदर बात करें, एंटीपायरेटिक्स कौन कौन से देंगे, एंटीपायरेटिक्स के बाद अंदर बात करें तो अपन हाँ एंटीपायरेटिक्स कौन कौन सी होगी, एस्पिरिन होगी, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया। अगर इनसे काम नहीं चले तो पेशेंट को आइबुप्रोफेन दे दो, आइबुप्रोफेन दे दो। समझ में आ गया। ये अपन फीवर का टेम्परेचर हमेशा फीवर में टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो फीवर का जो अपन ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट हमेशा कैसे था, उसके मेन कोज क्या रहता है उसके आधार पर रहता है मेनली। ठीक है, अब अपन बात करें नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इसमें। मेनली नर्सिंग केयर के अंदर बात करें तो नर्सिंग की सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो ये रहती है कि पेशेंट का जो उसकी कंफर्ट पोजीशन है, पेशेंट को कंफर्ट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और साथ में जो भी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को अपन क्या करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। बस यही है, अपन ने बात डिस्कस कर लिया। अब टेम्परेचर के बारे में होगी। अब अपन आगे नेक्स्ट वाली वीडियो और देखेंगे कि अगले वाले साइन के बारे में देखेंगे कि अगला साइन अपना कौन सा रहेगा। शायद अपन या तो पल्स पढ़ेंगे या फिर ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।